सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएल शर्मा परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 12th राजस्थान बोर्ड में जो 13 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें देख लो क्या है। पहला क्वेश्चन जो आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो लिखा है कि साझेदारों को जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, उनके लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है, उसे क्या माना जाता है? उसे प्रभार माना जाता है या नियोजन माना जाता है? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो तो एक नियोजन होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो क्या है? फर्म के लिए खर्चा होता है। तो उस खर्चे को हम लाभानी खाते में दिखाते हैं क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट है। इसलिए ध्यान रखना कि बाहरी लोगों का जो भी इंटरेस्ट होता है, बाहरी लोन का जो इंटरेस्ट होता है, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि हो, हमेशा देना है, घटाया जाना है लाभानी खाते में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को जब भी देना है जब उनको प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो नहीं देना है। तो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, कि साझेदारों के ऋणों पर ब्याज लाभों का प्रभार माना जाता है। प्रभार का मतलब होता है कि लाभ हो या हानि हो हमेशा घटाना है। जैसे डिस्काउंट को घटाते हैं, जैसे रेंट को घटाते हैं, जैसे कमीशन को घटाते हैं, वैसे ही हमें ये घटाना है। और नियोजन का मतलब होता है कि फर्म को लाभ हो तभी घटाना है, अदरवाइज हमें नहीं देना है। फर्म को लाभ होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो होता है वो फर्म के लिए लॉस होता है और लायबिलिटी होता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं तो दो मेथड हैं इसके, कि वो बढ़ता है या घटता है। अगर बढ़ता है तो लॉस हो गया और अगर घटता है तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर आप देख लो कि लिखा है कि साझेदार के प्रवेश के समय डूबत ऋण आयोजन के लिए कमी के लिए क्या प्रविष्टि होगी। तो यहां पर हम देख लो, डूबत ऋण आयोजन फर्म का दायित्व होता है और उस दायित्व को हम कहां दिखाते हैं? अगर वो बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं और अगर वो कम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहां पर कमी हुई है तो कमी है तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो कि उन खातों के नाम लिखिए जिसके अंतर्गत साझेदारों के प्रवेश करते समय सामान्य संचय में अमाउंट ट्रांसफर की जाती है। जब किसी साझेदार का प्रवेश होता है तो आपको पता है न बटे हुए लाभों को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। किस अनुपात में बांटा जाता है? पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व है, न बटा हुआ है, तो उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? अब देख लीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस में बांटेंगे? पुराने अनुपात में बांटेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम, मंगल और युवराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सोम, मंगल और युवराज 1/2, 3/10 और 1/5 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। सोम फर्म में अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट होता है, तो ये लिखा है फायदे का अनुपात निकालिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इस रेशियो को बिल्कुल इक्वल करेंगे, एलसीएम लेके। तो यहां पर आप देख लीजिए कि 1/2 और यहां पर 3/10 और यहां पर 1/5। तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो एलसीएम कितना आएगा? देख लीजिए, एलसीएम 10 आ रहा है। 10 आ रहा है तो यहां पर 5 हो गया। ये कितना आ गया? 10 एक बार गया तो 3 हो गया एज इट इज। और यहां पर 5 दूनी 10 तो 2 हो गए। तो यहां पर इनका अनुपात जो हो गया 5:3:2 हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि सूचना के अभाव में शेष साझेदारों का पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात होता है और वही नया अनुपात होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए रिटायरमेंट कौन हो रहा है, सोम हो रहा है,
रिटायरमेंट सोम हो रहा है, तो बाकी कौन पार्टनर बचे? एक तो मंगल बचा और एक युवराज बचे। तो मंगल और युवराज को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में, यानी उनका फायदे का अनुपात 3:2 रहेगा। तो यहां पर आप देख लीजिए 3:2 फायदे का अनुपात। तो यहां पर सोम, मंगल और युवराज दोनों का फायदे का अनुपात, मंगल और युवराज का फायदे का अनुपात 3:2 रहेगा। देख लीजिए, शेष साझेदार मंगल, युवराज, फायदे का अनुपात सूचना के अभाव में शेष साझेदारों को पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। फर्म के समापन पर पुस्तकों में दिखाए गए 50,000 रुपए के लेनदारों का भुगतान पुस्तकों में न दिखाए गए टाइपराइटर रुपए 40,000 करने पर बनाई जाने वाली प्रविष्टि लिखिए। अब आपको पता है कि फर्म के समापन पर यदि कोई पार्टनर कोई संपत्ति ले लेता है तो उसका कोई लेखा नहीं करते हैं। फर्म का साझेदार ले लेता है तो उसका लेखा करते हैं, लेकिन अगर कोई दायित्व ले लेता है तो इसका मतलब है कि जैसे क्रेडिटर ने एसेट्स ले ली, उसका कोई लेखा नहीं करेंगे। बिल्स पेएबल ने कोई एसेट्स ले ली, उसका कोई लेखा नहीं करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट डिलीट होगा। डायरेक्ट डिलीट क्यों? एसेट्स से पैसा वसूल नहीं होगा और लायबिलिटीज को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर देख लीजिए, लेनदार ने टाइपराइटर ले लिया 40,000 रुपए का, तो अब लेनदारों को टोटल 50,000 रुपए का पेमेंट करना था। अब 50,000 में 40,000 रुपए का उन्होंने क्या ले लिया? टाइपराइटर ले लिया। तो बाकी अब लेनदारों को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000 रुपए ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कितना पेमेंट करना है? 10,000। अब देख लीजिए कि 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्योंकि 10,000 ही पेमेंट करने हैं। जब कोई लेनदार किसी संपत्ति को ले लेता है तो फर्म के समापन पर उसका कोई लेखा नहीं करते हैं। शेष अमाउंट अगर चुकानी है तो उसका ही हमें लेखा करना है। अगला प्रश्न है 6, लाभ हानि विवरण पत्र के द्वारा ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा हानि को अपलिखित करने की रीतियों के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कंपटीशन में आता है, हमारे फर्स्ट ग्रेड में आता है, जूनियर अकाउंटेंट में, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनते हैं हमारे कंपटीशन में, जो स्कूल लेक्चर्स में है और कॉलेज लेक्चर्स में भी है। तो यहां पर हमारे देख लो, यहां पर निर्गमन पर बट्टा हानि जो होता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर, उसको अपलिखित करने की 2 मेथड होती है। पहली मेथड तो ये होती है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को अगर निश्चित अवधि के बाद डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, 5 साल बाद करना है, 6 साल बाद करना है, तो समान अनुपात में उसको लाभ हानि खाते से अपलिखित करेंगे। लेकिन अगर लगता है कि वो समान अनुपात में तो कर रहे हैं अपन, लेकिन अगर सपोज करो ऋण पत्रों का शोधन प्रतिवर्ष करना है, तो प्रतिवर्ष करने के केस में हमें देखना पड़ेगा कि कितने डिबेंचर्स की राशि हमने उपयोग की है, संस्था ने कितनी उपयोग की है। जितने डिबेंचर्स की राशि उपयोग की है उतना ही डिस्काउंट हम राइट ऑफ करेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड है इसको अपलिखित करने की। एक तो निश्चित अवधि के बाद अगर शोधन करना है तो समान अनुपात में करेंगे, और अगर हर वर्ष अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं, एनुअल ड्राइंग्स द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने डिबेंचर का हमने यूज किया इस साल, उस हिसाब से उनके अनुपात में उसको अपलिखित करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख लीजिए इसकी 2 मेथड है। शोधन की अवधि में समान अनुपात में, ऋण पत्रों के जीवन काल में यदि ऋण पत्रों का शोधन निश्चित अवधि के बाद करना है, किसके बाद करना है? निश्चित अवधि के बाद करना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रतिवर्ष उपयोग की गई ऋण पत्रों की राशि के अनुपात में ऋण पत्रों का प्रतिवर्ष शोधन किया जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रतिवर्ष उपयोग की गई ऋण पत्रों की राशि जो है, ऋण पत्रों का प्रतिवर्ष शोधन किया जाता है, तो हमें कितने ऋण पत्रों का उपयोग किया है, जितने ऋण पत्रों का उपयोग किया है हमें उतने ही डिस्काउंट को लाभ हानि खाते से अपलिखित करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस तरह हमें राइट ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र किस दिन पर जारी किए जाते हैं? 0 कूपन डिबेंचर्स। शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र जो होते हैं उनको आपको पता है कि हेवी डिस्काउंट पर
भारी बट्टे पर निर्गमन किया जाता है और उनका शोधन सम मूल्य पर किया जाता है। तो निर्गमन मूल्य और शोधन मूल्य में जो डिफरेंस होता है उसे ही ब्याज माना जाता है। तो ये आपको देखना है, ये भी अच्छा सवाल है, कई बार कंपटीशन में आता है, तो हमें ये याद रखना है। इसलिए हमारे जैसे सीए फाउंडेशन है, सीएस फाउंडेशन है या सीएमए फाउंडेशन है, उनमें भी इस तरह के सवाल आते हैं जो हमें याद रखने हैं। शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र भारी बट्टे पर निर्मित किए जाते हैं, उनका शोधन अंकित मूल्य पर किया जाता है, इसलिए शोधन मूल्य और निर्मूल्य मूल्य का अंतर ही ब्याज माना जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त साहस और साहसियों, संयुक्त साहस में साहसियों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब आपको पता है कि जॉइंट वेंचर जो होता है, उस जॉइंट वेंचर में हमारे पास क्या है कि कोई भी काम हम पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड व्यक्ति हो सकते हैं एक व्यापार के केस में। लेकिन अगर सपोज करो साझेदारी फर्म है तो साझेदारी फर्म के अंदर अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में लिखी हुई है। और आपको पता है कि अगर कंपनी केस है, प्राइवेट कंपनी है, तो अधिकतम जॉइंट वेंचर कितना हो सकता है? जॉइंट को वेंचर 200 हो सकते हैं। इसलिए व्यापार में कोई सीमा नहीं है, लेकिन कंपनी और पार्टनरशिप में इसकी लिमिट है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लो कि पुष्पक, पंकज और रवि 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं, और आपको पता है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हो रहा है और रिटायरमेंट हो रहा है रवि। कौन रिटायरमेंट हो रहा है? रवि रिटायरमेंट हो रहा है। तो यहां पर हमें देखना है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ की जनरल प्रविष्टि क्या करेंगे, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हुआ है तो रिवैल्यूएशन पर उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। क्योंकि नई फर्म में पुरानी संपत्तियों को आप एजिटीज दिखाना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जाने वाले साझेदार को अपने पुनर्मूल्यांकन के लाभ में हिस्सा देना पड़ेगा, और हिस्सा देना पड़ेगा तो किस अनुपात में देंगे? फायदे के अनुपात में देंगे। कौन देंगे? क्योंकि रवि रिटायर हो रहा है तो पुष्पक और पंकज देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ये आप देख लीजिए, ये एंट्री हो जाएगी। 4000 रुपए पुष्पक देगा और पंकज कितने देगा? 4000। टोटल रवि को 8000 देंगे। 8000 कैसे बना आप देख लीजिए, क्योंकि 8000 40,000 में रवि का हिस्सा कितना है? 1/5। तो 1/5 के हिसाब से कितना बन रहा है? 8000 रुपए। तो 8000 रुपए उसको देना पड़ेगा, और उसके बाद इसका हम रेशो भी हम कैलकुलेट करते हैं। रेशो आपको ध्यान रहे कि सूचना के अभाव में शेष साझेदारों का पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात होता है, तो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि 2-2-1 है तो उनका समान अनुपात हो गया। अगला प्रश्न है, कमलेश और किशन अभिगोपन व्यवसाय में संयुक्त उद्यमी हैं। क्या है? कोवेंचर है, और प्रत्येक अपनी पुस्तकों में सभी लेन देनों का लेखे रखते हैं, और किशन ने कंपनी से प्राप्त 1.5 लाख रुपए के अंशों को 1,80,000 में बेचा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। दोनों पक्षों की पुस्तकों में अंशों को बेचने की जनरल प्रविष्टि कीजिए, और कब कीजिए? जब सभी लेन देनों का लेखा करते हैं कोवेंचर्स। तो आपको यह देखना है कि किसने बेचा? किशन ने बेचा। तो किशन अपने पास क्या एंट्री करेगा? उसके पास तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सेल करेगा तब, या बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। लेकिन कमलेश क्या एंट्री करेगा? कमलेश क्या एंट्री करेगा? कमलेश करेगा कि कमलेश के पास पैसा नहीं आ रहा, लेकिन वो दोनों एक कम समय के लिए पार्टनर हैं, कोवेंचर हैं, संयुक्त साहसी हैं, तो वो पैसा किससे लेगा? वो लेगा किशन से। इसलिए वो किसको डेबिट करेगा? किशन को डेबिट करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? किशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। कौन करेगा? कमलेश। तो कमलेश देख लीजिए क्या एंट्री करेगा? किशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और यहां पर फर्स्ट एंट्री बता ही दिया मैंने आपको कि उसकी बुक्स में, किशन की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कंसाइनमेंट और कंसाइनी और कंसाइनर के बीच में डिफरेंस वाली बात की जा रही है।
तो पहले तो आपको बता दूं कि कंसाइनर कौन होता है। जो व्यक्ति अपना माल बेचने के लिए दूसरी जगह माल भेजता है और एजेंट के द्वारा माल बेचता है। एजेंट केवल कमीशन के आधार पर काम करता है कि मेरे को कितना कमीशन मिलेगा, और वो कमीशन के आधार पर उस माल को भेजता है। सारी जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है? प्रधान की होती है, हेड ऑफिस की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंसाइनर कहते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, संबंध और पारिश्रमिक दो बेस दे रखे हैं हमारे पास कि रिलेशन क्या है और रेम्यूनरेशन क्या है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि प्रेषण एवं विक्रय में अंतर। तो आधार दे रखा है दोनों पक्षों के बीच संबंध। जब कंसाइनमेंट की बात आती है, प्रेषण की बात आती है, तो आपको पता है कि प्रेषण में जो प्रधान होता है जिसको कंसाइनर कहते हैं, और एजेंट होता है जिसको कंसाइनी कहते हैं, तो उन दोनों में क्या कहते हैं कि किसका संबंध होता है? प्रधान और एजेंट का संबंध होता है। लेकिन दूसरा देख लीजिए, विक्रेता और क्रेता के बीच उधार माल के विक्रय पर लेनदार और देनदार किसका संबंध होता है? लेनदार और देनदार का संबंध होता है कि भैया माल बिक गया और पैसे दे दो, माल बिक गया पैसे दे दो। तो यहां पर आप देख लीजिए, विक्रेता और क्रेता के बीच देनदार और लेनदार, डेटर क्रेडिटर का रिलेशन होता है, और यहां पर किसका रिलेशन होता है? आप देख लीजिए, प्रधान और एजेंट का रिलेशन होता है। दूसरा जो अंतर का आधार है वो है पारिश्रमिक। आपको पता है कि एजेंट कोई माल बेचने के लिए क्या लेगा? माल बेचने के लिए वो रेम्यूनरेशन लेगा। क्या लेगा? रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक लेगा। लेकिन उधर अगर कोई विक्रेता माल बेच रहा है तो उसको रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए, उसको तो प्रॉफिट होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? पारिश्रमिक, कि कंसाइनर को तो प्रॉफिट होता है लेकिन कंसाइनी को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो ये आपको देखना है, विक्रेता को माल के विक्रय में लाभ मिलता है यहां पर। नेक्स्ट, एक प्रेषणी ने 40,000 बीजक मूल्य का माल 60,000 रुपए में बेचा। बहुत अच्छा सवाल है 12th लेवल पर। ये आपको भी ध्यान रखना है आगे कि हर साल एग्जाम में इस तरह का सवाल बनता रहता है, जिसमें 18,000 रुपए का उधार माल का विक्रय शामिल है। प्रेषणी बीजक मूल्य पर 10% उससे अधिक मूल्य पर विक्रय होने पर 25% कमीशन का अधिकारी है। उसे उधार विक्रय पर 5% परिशोधन कमीशन भी मिलता है। क्या मिलता है? परिशोधन कमीशन मिलता है। और देनदारों में से केवल 15,000 रुपए वसूल हुए हैं, और प्रेषणी की पुस्तकों में कमीशन खाता बनाइए। किसकी पुस्तकों में? प्रेषणी की पुस्तकों में। तो हमें देखना है, पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कमीशन कितना हो रहा है। टोटल कमीशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टोटल कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नॉर्मल कमीशन कितना हुआ, जो किस पर है? बीजक मूल्य पर। दूसरा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका डेल क्रेडिट कमीशन कितना हुआ, जो उधार बिक्री पर ही दिया जाता है। उधार बिक्री पर इसलिए दिया जाता है क्योंकि पैसा अगर डूब जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कंसाइनर की होगी या कंसाइनी की होगी। क्योंकि अगर डेल क्रेडिट कमीशन मिलता है एजेंट को, तो डूबत ऋण की राशि की जिम्मेदारी एजेंट की ही होगी, कंसाइनी की। लेकिन अगर पैसा डूबा नहीं है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट है, कंसाइनी को कोई लॉस नहीं हुआ और डेल क्रेडिट कमीशन भी मिल गया। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि जो भी पैसा बेड डेट्स हो गया उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी मालिक की होगी, प्रधान की होगी, कंसाइनर की होगी। तो यहां पर एक और कमीशन है जिसको हम अधिभावी कमीशन कहते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। लिखा है कि बीजक मूल्य से अधिक अगर माल बेचा तो उस पर भी आपको 25% कमीशन मिलेगा। तो यहां पर हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, और वो 3 तरह का कमीशन है हमारे पास। देख लीजिए कि 40,000 है तो 40,000 पे कितना कमीशन दिया हुआ है? 10%। तो आप देख लीजिए, पहला आपको देख लो, पहला जो दे रखा है कि 40,000 पर कमीशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10%। तो टोटल कमीशन हमारे पास कितना हो गया? 4,000 रुपए। लेकिन
फिर उसके बाद हमारा 60,000 में माल बिका, तो ये कह रहा है कि बीजक मूल्य से जितना अधिक होगा उस पर 25% कमीशन और मिलेगा। तो यहां पर आप देख लीजिए कि टोटल बीजक मूल्य से अधिक कितना माल बिका, 40 का माल 60,000 में बेचा, तो इसका मतलब 20,000 रुपए अधिक में बेचा, तो 20,000 का आपका 25% के हिसाब से कमीशन कितना हो गया, 5,000 रुपए कमीशन यहां और हो गया। लेकिन फिर आगे लिखा है कि उधार बिक्री पर डेल क्रेडिट कमीशन भी मिलेगा। तो उधार बिक्री कितनी है आप देख लेना कि उधार बिक्री 18,000 रुपए की है। 18,000 का 5% तीसरा कमीशन आप देख लीजिए कि 18,000 है और 18,000 का 5% कमीशन कितना होता है, 900 रुपए कमीशन होता है। टोटल कमीशन हमारे पास कितना हो गया देख लेना, 9,900 रुपए कमीशन हो गया। किसको मिल रहा है, एजेंट को मिल रहा है, कंसाइनी को मिल रहा है। तो 9,900 रुपए कमीशन हो गया। तो एजेंट क्या एंट्री करेगा, उसकी एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि उसके लिए कमीशन प्रॉफिट है, लेना किससे, कंसाइनर से। लेकिन अभी जैसा मैंने बताया कि पैसा अगर बैड डेट्स हो गया तो बैड डेट्स की जिम्मेदारी डेल क्रेडिट कमीशन मिलने के केस में किसकी होगी, एजेंट की। तो यहां पर लिखा है कि 18,000 रुपए जो आपको उधार बिक्री हुई थी उसमें 15,000 रुपए वसूल हो गए। अब 15,000 ही वसूल हुए हैं, इसका मतलब 3,000 का बैड डेट्स हो गया। तो 3,000 वो किस में से चार्ज करेगा, 9,900 में से। तो 9,900 में से हमारे पास 3,000 रुपए हम लेस कर देंगे, तो इसका मतलब 6,900 रुपए कौन रिसीव करेगा, एजेंट कमीशन के पैसे वसूल करेगा। तो यहां पर हमारे देख लो कि कमीशन अकाउंट हमने बनाया, 4,000 कमीशन, फिर 5,000 कमीशन, और फिर हमारे पास कितना है, 9,900 रुपए टोटल कमीशन हो गया, क्योंकि 900 रुपए कमीशन किस पर आ गया, डेल क्रेडिट कमीशन। तो यहां पर हमने देख लो कंसाइनर को डेबिट किया, तो एंट्री क्या की, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जब कमीशन का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो सामने वाला खाता क्रेडिट साइड में जाएगा बाय कंसाइनर। और पैसा बैड डेट्स हो गया तो उसको चार्ज करेगा, खुद ही वहन करेगा। कौन वहन करेगा, एजेंट वहन करेगा। तो एजेंट ने वहन कर लिया, कितना वहन किया उसने, 3,000 रुपए। तो अब कमीशन का कितना, 6,900 रुपए का उसको फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ, एजेंट को। तो वो किस में ट्रांसफर कर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा मूलभूत सूचनाओं के लिए रखी जाने वाली पुस्तकों के नाम लिखिए। आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मकसद जो है लाभ कमाना नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जिसको उन्हें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास 4 पुस्तकें वो रखती है। कौन कौन सी है, कैश बुक है, मेंबर्स का रजिस्टर है, मेमोरेंडम बुक्स भी रखती है। कोई ऐसे लेन देन होते हैं बिल्कुल अलग छोटे मोटे, तो उनके लिए रखती है मेमोरेंडम बुक्स, और एक स्टॉक रजिस्टर रखती है। यानी 4 पुस्तकें रखती है। कौन रखती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था है। रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, स्मरण पुस्तक और सदस्य रजिस्टर, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये जूनियर अकाउंटेंट में भी सवाल आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मदों को आय व्यय खाते एवं चिट्ठी में लिखिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो जूनियर अकाउंटेंट में तो आता ही है, लेकिन 12th के लिए वे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित मदों को आय व्यय खाते एवं चिट्ठी में लिखिए। हमेशा ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए अगर आपने फंड बना रखा है, जैसे स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स फंड बना रखा है, पेविलियन के लिए पेविलियन फंड बना रखा है, टूर्नामेंट के लिए टूर्नामेंट फंड बना रखा है, इस तरह के अगर कोई बिल्डिंग फंड बना रखा है, कोई भी फंड अगर आपने बना रखा है, तो उस फंड के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई खर्च की राशि फंड से ज्यादा हो गई तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। लेकिन अगर सपोज करो फंड की राशि बच गई खर्च होने के बाद, तो इसका मतलब उसे कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि भवन कोष के 8 लाख रुपए हैं, लेकिन भवन के वे 6,50,000 रुपए हुए।
इसका मतलब 1.5 लाख रुपए कहां दिखाएंगे हम? 1.5 लाख रुपए बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाएंगे। लेकिन आगे देखिए पर्यावरण कोष के 1 लाख रुपए हैं। कितने हैं? 1 लाख रुपए। लेकिन पर्यावरण पर व्यय कितना है? 1,20,000 रुपए हैं। तो यहां पर देखो 20,000 ज्यादा खर्च हो गए, ज्यादा खर्च हो गए। इसका मतलब कहां दिखाएंगे हम? इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर दिखाएंगे और 20,000 रुपए डेबिट साइड में चार्ज करेंगे एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th के एग्जाम और जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने देख लिया, दिखा दिया हमने कि 1,20,000 में से 1,20,000 खर्च हो गए और 1 लाख रुपए का फंड था, तो 20,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गए। और यहां पर आप देख लीजिए लिखा है कि कोष से अधिक खर्च हो जाने पर उस राशि को आय व्यय खाते में खर्चा मानकर दिखाया जाता है। लेकिन आगे देख लो कि बिल्डिंग फंड बनाया हमने 8 लाख रुपए का और 6,50,000 रुपए ही खर्च हुए। इसका मतलब 1.5 लाख रुपए हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाएंगे। तो यहां मैंने पॉइंट डाला है, यदि कॉस्ट से कम खर्च होता है तो कॉस्ट में से खर्च की राशि घटाकर शेष राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड में आया है। अर्पिता, अर्चिता और सुनीता 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटती हुई साझेदार हैं। इनकी स्थिर पूंजी दी हुई है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी पर ब्याज 8% वार्षिक के स्थान पर 10% वार्षिक दर से क्रेडिट कर दिया गया। स्पष्ट कार्यशील टिप्पणी दिखाते हुए आवश्यक समायोजन जनरल प्रविष्टि दीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि कॉमर्स के हर स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम देगा उसे यह आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, या और कोई सीबीएसई का कोई एग्जाम हो या राजस्थान बोर्ड का कोई एग्जाम हो। यहां आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दे दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने ज्यादा दे दिया तो उनको प्रॉफिट कम मिला। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दे दिया तो जितना ज्यादा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया तो उनको प्रॉफिट कम मिला, तो उस प्रॉफिट को हम वापस उनको दे देते हैं और पता लगाते हैं कि किसको कितना मिलना चाहिए था और किसको कितना मिला। इसका मतलब है कि हमें हर पार्टनर्स के 2 कॉलम बनाने होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट का मतलब उनसे पैसा लेना है और क्रेडिट का मतलब क्या है? उसको पैसा देना है। डेबिट का मतलब हम कहते हैं कि ऑलरेडी रिसीव्ड और क्रेडिट का मतलब शुड रिसीव्ड। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो इसका मतलब उससे पैसा लेना है और क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है इसका मतलब उसको पैसा देना है। तो इस चीज को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो 8% की जगह हमने 2% ज्यादा दे दिया, 10% दे दिया। तो यहां पर हमें देख लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% ज्यादा दे दिया और उनकी देख लो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए कैपिटल थी, तो हमने 2% वापस ले लिया उनसे, भाई दे दो 2%। तो यहां देख लीजिए अर्पिता, अर्चिता, सुनीता से 2% वापस ले लिया। लेते हैं तो कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। तो देख लीजिए 3,000 का 2% 6,000, 2 लाख का 3 लाख का 2% 6,000, 2 लाख का 2% 4,000, 1 लाख का 2% 2,000। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ज्यादा मिल गया उनको? 12,000 रुपए। जब 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिल गया इसका मतलब है कि उनको प्रॉफिट कम मिला। कम मिला तो हमने क्या किया? प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसको हम लाभ हानि समायोजन खाते के नाम से जानते हैं, P&L एडजस्टमेंट। तो किसमें करते हैं? वो करते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें करते हैं? लाभ हानि विभाजन अनुपात में करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया हमने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो यहां पर टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 12,000 और 12,000 को 2-2-1 में बांट दिया तो देते हैं तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो 4800, 4800, 2400 हमने अर्पिता, अर्चिता और सुनीता को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी मैंने बताया था कि अगर उनका डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि उनसे पैसा लेना है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो रहा है तो पैसा देना है। तो यहां पर आप देख लीजिए अर्पिता में 6,000 रुपए डेबिट में आ रहे हैं और 4800 रुपए क्रेडिट में आ रहे हैं। इसका मतलब ऑलरेडी रिसीव्ड ज्यादा आ रहा है, डेबिट ज्यादा आ रहा है। तो
अर्पिता से हमें 1200 रुपए लेने हैं, तो अर्पिता का अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि पार्टनरशिप का रूल है जिसको पैसा देना होता है उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं और जिससे पैसा लेना होता है उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर 4800 रुपए और 6000 रुपए का डिफरेंस 1200 रुपए उससे लेना है, डेबिट में ज्यादा आ रहा है। लेकिन अर्चिता में देख लीजिए 4000 और 4800 रुपए आ रहा है, इसका मतलब 800 रुपए जो है वो क्रेडिट में ज्यादा आ रहे हैं, छूट रिसीव्ड में ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर अर्चिता का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 800 रुपए से। और नेक्स्ट सुनीता का है, तो सुनीता का देख लीजिए 2000 और 2400 यानी 400 रुपए क्रेडिट में ज्यादा आ रहे हैं सुनीता के। किसके ज्यादा आ रहे हैं? सुनीता के ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर 400 रुपए हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एंट्री क्या हो जाएगी, अर्पिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्चिताज कैपिटल अकाउंट टू अर्चिताज कैपिटल अकाउंट टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट। आप देख लीजिए एंट्री क्या हो गई, अर्पिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्चिताज कैपिटल अकाउंट टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट। ये देख लीजिए इसकी एंट्री 1200 रुपए अर्पिता से लेना था इसलिए उसका खाता डेबिट कर दिया, लेकिन 800 रुपए अर्चिता को देना है और सुनीता को 400 रुपए देना है, यानी हिसाब क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दिया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। नेहा, नीरू और श्यामू 4-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटती हुई साझेदार हैं। नीरू 1 अप्रैल 2019 को अवकाश ग्रहण करती है। इसी तिथि को सभी समायोजनों के पश्चात इनके पूंजी खातों का शेष क्रमशः 3,93,000, 3,96,000, 1,83,000 रुपए है। नई फर्म की पूंजी 5,60,000 रुपए स्थिर की जानी है। इनका नया लाभ हानि अनुपात 5:3 हो तो शेष साझेदारों द्वारा आप देख लीजिए रोकड़ लाई गई और ले जाई जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये भी एक ऐसा सवाल है जो हमारा फर्स्ट ग्रेड और जूनियर अकाउंटेंट में भी आता है और सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन सब में आता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख लीजिए पार्टनरशिप के अंदर इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि पुरानी पूंजी अगर ज्यादा होती है, जब भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं चाहे रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो, अगर पुरानी पूंजी ज्यादा है इसका मतलब वो पार्टनर पैसा लेकर जाएगा, लेकिन अगर नई पूंजी ज्यादा है तो वो पार्टनर क्या करेगा, पैसा लेकर आएगा। तो यहां पर यही कंसेप्ट काम में लेना है हमें कि नेहा, नीरू और श्यामू 4-3-2 में पार्टनर हैं और यहां पर आप देख लीजिए कि रिटायरमेंट हो गया नीरू का। नीरू कौन है, 3/9 के आधार पर। तो बाकी कौन बचे हमारे, नेहा और श्यामू बचे। तो किस अनुपात में है, 4:2 में। तो इस सूचना के अभाव में वही होता है, लेकिन यहां तो सूचना दी हुई है कि उनका नया अनुपात 5:3 है। तो इस केस में हमारे पास देख लो कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। उनकी पुरानी कैपिटल तो कितनी आ रही है, 393, 396 और 183। अब यहां पर नीरू का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि नीरू तो रिटायरमेंट हो गई, लेकिन जो कैपिटल नई है 5,60,000 रुपए उसको 5:3 में बांटेंगे। किसको बांटेंगे, नेहा और श्यामू को बांटेंगे। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि पुरानी पूंजी ज्यादा है तो पैसा लेकर जाएंगे और नई पूंजी ज्यादा है तो पैसा लेकर आएंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019। तो यहां पर आप देख लीजिए पुरानी पूंजी दी हुई है 3,93,000, जैसा आपने प्रश्न में देखा 3,96,000, 1,83,000। और यहां पर देख लो न्यू पार्टनर्स कैपिटल दी हुई है 5,60,000। लेकिन अब नीरू को तो हमें बांटना ही नहीं है। क्यों नहीं बांटना है नीरू को, क्योंकि नीरू को तो रिटायरमेंट हो गया नीरू का। तो यहां पर आप देख लीजिए नेहा और श्यामू को बांटा 5,60,000 को 5:3 में 5/8 इंटू 5,60,000 तो 3.5 लाख इसका आया और 2,10,000 रुपए श्यामू का आया। तो अब हमें देखना है कि यदि पुरानी पूंजी ज्यादा है तो क्या करेंगे, पैसा लेकर जाएंगे। जैसे नेहा का देख लो 393, 350, यानी पुरानी पूंजी कितनी ज्यादा है, 43,000 रुपए ज्यादा है, तो या नेहा लेकर जाएगी 43,000 रुपए। लेकिन श्यामू का देख लीजिए, श्यामू की 27,000 रुपए जो है वो नई पूंजी ज्यादा आ रही है 27,000 से, इसलिए श्यामू क्या करेगी, 27,000 रुपए लेकर आएगी। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, नेहाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 43,000 और उधर बैंक अकाउंट डेबिट टू श्यामू कितना आ जाएगा, 27,000 रुपए, ये एंट्री होगी। तो ये कई बार एग्जाम में सवाल आता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का।
यदि नई पूंजी अधिक है तो साझेदार पैसा लेकर आएगा और पुरानी पूंजी अधिक है तो साझेदार पैसा लेकर जाएगा। इसलिए नेहा 43,000 लेकर आएगी और श्यामू 27,000 रुपए लेकर नेहा 43,000 रुपए लेकर जाएगी और श्यामू 27,000 रुपए लेकर आएगी। ये कॉन्सेप्ट यहां पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है 17वां नंबर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी हमें ध्यान रखना है कि रोहित, सिद्धार्थ, यश और यशराज 4, 3, 2, 1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। इनकी स्थिर पूंजी खातों का शेष क्रमशः 50,000 क्रेडिट, 40,000 क्रेडिट, 30,000 डेबिट और 20,000 डेबिट। और 31 मार्च 2019 को यशराज दिवालिया होने से फर्म का समापन हो गया। यशराज से केवल 2,000 रुपए वसूल हो चुके और साझेदारों की पूंजी खाते बनाइए यदि गार्डनर मरे नियम लागू होता है। देखो, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन वाला, स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट में इसका सवाल आता है और फर्स्ट ग्रेड में भी आता है कि गार्डनर मरे रूल्स जो 1904 में बना था, उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था इंग्लैंड में। गार्डनर, मुरे और विलियम्स 3 पार्टनर थे कि विलियम्स दिवालिया हो गया तो गार्डनर और मुरे कोर्ट में चले गए, क्योंकि उनका यह था कि उस हानि को पूंजी के अनुपात में बांटे या लाभ हानि विभाजन के अनुपात में। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर कोई साझेदारी करता है और उसमें लिखा होता है साझेदारी संलेख में कि गार्डनर मुरे रूल्स लागू होता है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो गया तो उसकी हानि को शेष साझेदार जो जिनकी पूंजी प्लस में चल रही है वो पूंजी के अनुपात में ही बांटेंगे। लेकिन अगर सपोज करो गार्डनर मरे रूल्स लागू नहीं होता है तो फिर किस अनुपात में बांटेंगे? वो लाभ हानि विभाजन अनुपात में वहन करेंगे उसको जिस साझेदार की हानि हुई है दिवालिया होने से। तो यहां पर आप देख लीजिए कि यशराज दिवालिया हो गया और यशराज का टोटल 20,000 रुपए का माइनस बैलेंस चल रहा है, लेकिन वो 2,000 रुपए ला रहा है। अब 18,000 रुपए को कौन वहन करेगा? ये एक यहां पर प्रॉब्लम है कि रोहित और सिद्धार्थ और यश 3 बचे। यशराज दिवालिया हो गया तो रोहित और सिद्धार्थ ही उस पैसे को बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि यश तो ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, 30,000 रुपए का उसका डेबिट बैलेंस बता रहा है, तो वो तो पहले से ही माइनस में है। तो यहां पर उस हानि को 18,000 रुपए को कौन बांटेंगे? देख लीजिए, उसको बांटेंगे रोहित और सिद्धार्थ। और किस अनुपात में? पूंजी के अनुपात में। पूंजी कितनी है? 50,000 और 40,000। तो यहां पर ये दोनों 5:4 में वहन करेंगे। और किसको वहन करेंगे? जो यशराज का डेबिट बैलेंस है, उसकी शॉर्ट अमाउंट है दिवालिया होने के बाद, उसको वो वहन करेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए कि कितनी कितनी अमाउंट कौन वहन करेंगे। ये डेबिट साइड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और डेबिट साइड में देख लीजिए इधर आपको दिया हुआ है कि 2,000 रुपए यशराज का। देख लीजिए कि यशराज का बैलेंस कितना चल रहा था? 20,000 रुपए का डेबिट बैलेंस चल रहा है। और 20,000 रुपए के डेबिट बैलेंस में आप देख लीजिए कि 5:4 में वहन करेंगे 10,000 और 8,000 रुपए। कौन वहन करेंगे? रोहित और सिद्धार्थ, ये दोनों वहन करेंगे। इसलिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 18वां। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 2 के अनुसार केवल मुख्य शीर्षकों को दिखाते हुए लाभ हानि विवरण बनाइए। आपको पता है कि कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया और उसमें एक कॉन्सेप्ट आया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुभाग 1 के अनुसार बैलेंस शीट बनाई जाती है और अनुसूची 3 के अनुभाग 2 के अनुसार व्यवसाय का लाभ हानि खाता, कंपनी का लाभ हानि खाता या इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो यहां पर फॉर्मेट पूछा गया है कि कंपनी के अनुसार उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या प्रारूप है। तो प्रारूप देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें देख लो, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि जो हमने बिजनेस किया है उससे हमारा कितना रिवेन्यू हो रहा है, और अदर इनकम है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। फिर उसमें से हमें लेस करना है। लेस क्या करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितनी लागत का मटेरियल हमारा काम में आया। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, कि स्टॉक एंड ट्रेड कितना काम में आया। और चेंजेज इन स्टॉक, कि कितना परचेज हमने किया था, कितना स्टॉक में परिवर्तन हुआ। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक यदि ज्यादा है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्लस में आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी होती है,
वो वेजेज होती है, तो उन चीजों को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में डाला गया है। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर कोई ब्याज की लागत होती है, लोन पर जो भी खर्चा होता है, बैंक चार्जेस होते हैं, तो इसका मतलब वो फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट में आ गया। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में डेप्रिसिएशन की रेटें फिक्स दी हुई है कि स्थायी संपत्ति की वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन हम दिखाते हैं खर्चा मानकर, वो उसमें आ गया जिस भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन है। और अदर कॉस्ट, अदर कोई खर्चे हैं तो वो इसमें आ गए। यानी टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, यहाँ टोटल रेवेन्यू हो गया और टोटल एक्सपेंसेस हो गए। उनमें से टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से यदि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड आ जाएगा। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो बचा है, इसका मतलब जो लाभ हमने बांटना है उस बांटने वाले लाभ के लिए हमारे पास बैलेंस आ गया। तो यहां पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। अगला प्रश्न है, देख लो। महादेव ने सत्यम को 100 रुई की गांठें 1000 रुपए प्रति गांठ बीजक मूल्य पर प्रेषण पर भेजी। प्रेषण के खर्चे 10,000 रुपए थे। गांठें रास्ते में चुरा ली गई और बीमा कंपनी ने 8,000 रुपए का दावा स्वीकार किया। शेष गांठें सत्यम ने प्राप्त की और ठेला भाड़ा 2,000 रुपए चुकाया। 90 गांठें सत्यम ने 1,500 रुपए प्रति गांठ की दर से बेची। लागत मूल्य पर प्रेषण खाता बनाइए यदि माल लागत में 25% लाभ जोड़कर भेजा जाता है। देखो, ये सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, कि जब हम एजेंट के थ्रू माल बेचते हैं तो उसको कमीशन मिलता है, लेकिन उस माल की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है, कंसाइनर की होती है, मालिक की होती है, प्रधान की होती है। तो यहां पर हमारे पास देख लीजिए कॉन्सेप्ट है कि हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। किसकी बुक्स में बनेगा, महादेव की बुक्स में बनेगा, क्योंकि महादेव जो है वो सत्यम लिमिटेड को भेज रहा है। जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो जितना उसे माल भेजा गया है वो हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा, कितना माल हमने भेजा, कितनी लागत का भेजा। तो यहां पर आप देख ले 1000 रुपए की एक गांठ है, 100 गांठें भेजी है। इसका मतलब है कि टोटल कितना हो गया हमारे पास, 1000 × 100 के हिसाब से 1 लाख रुपए का माल हमने भेज दिया। किसको भेज दिया, सत्यम को भेज दिया। फिर आगे देख लो, प्रेषण पर भी 10,000 रुपए के हैं, वो खर्चे हो गए, यानी टोटल वो माल कितने का पड़ गया, 1,10,000 रुपए का। गांठें रास्ते में चुरा ली गई और बीमा कंपनी ने 8,000 रुपए का दावा स्वीकार किया। आप लिख लीजिए कि 10 गांठें जो है वो रास्ते में चुरा ली गई, और 10 गांठें रास्ते में चुरा ली गई। यहां पर आप देख लेना कि 10 गांठें चुरा ली गई है और बीमा कंपनी ने 8,000 रुपए का दावा स्वीकार किया है। शेष गांठें सत्यम ने प्राप्त की और ठेला भाड़ा 2,000 रुपए चुकाया। कंसाइनी भी खर्चे चुका रहा है, कितने चुका रहा है, 2,000 रुपए। अब 100 गांठें बेची थी, 10 गांठें का असामान्य हानि हो गई तो 90 गांठें बेच दी। तो यहां पर लिखा है कि 1,500 रुपए की एक गांठ के हिसाब से 90 गांठें आपने 1,35,000 रुपए में बेच दी। लागत मूल्य पर प्रेषण खाता बनाइए यदि माल लागत में 25% लाभ जोड़कर भेजा जाता है। इसका मतलब है इस 1,000 रुपए में अगर विक्रय मूल्य का 20% है तो लागत पे 25% हो गया, क्योंकि रेटें बदलनी पड़ेगी हमें यहां पर। तो यहां पर देख लो, लागत में 25% है तो विक्रय पे कितना हो जाएगा, 20% है। तो 1000 का 20% 200 रुपए, यानी लागत मूल्य कितना रह गया घटाने के बाद, 800 रुपए की एक गांठ हो गई। तो 800 × 100 के हिसाब से कितना आ रहा है, 80,000 रुपए। तो यहां पर हम देख लो, इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, और ये देख लीजिए डेबिट साइड है जहां गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 80,000 रुपए दिखाया हमने, और उधर 90 गांठें बेच दी सत्यम ने। तो 90 गांठों के हिसाब से 800, ये 90 × 1,500 के हिसाब से कितना, 1,35,000 रुपए उसका सेल्स हो गया। और यहां पर आप देख लीजिए फिर आगे डेबिट और क्रेडिट दोनों हैं। तो यहां पर देख लीजिए टू कैश एक्सपेंसेस और बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे आया ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन जो हमें देखनी पड़ेगी
क्योंकि टोटल हमने माल कितने का भेजा था, आप देख लो 80,000 रुपए का। तो 80,000 रुपए का माल भेजा और 80,000 रुपए में से हमने देखा कि 100 गांठें भेजी थी, लेकिन 10 गांठें एबनॉर्मल लॉस हो गई। तो यहां पर टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 8,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस होने के केस में हमारे पास देख लो यहां पर कि टोटल खर्चे भी कर रहा है कंसाइनर, प्रेषक कर रहा है, प्रदान कर रहा है। तू कह रहा है कि भाई मेरे टोटल हमारे पास कितने हो रहे हैं, वो आपको देखना है कि 8,000 हमारे पास हो रहे हैं। लेकिन उस 8,000 में हमारे पास देखा हमने कि 8,000 के अंदर तो 8,000 तो हमारी लागत आ रही है, लेकिन हमने 10,000 रुपए के खर्चे किए और 10,000 100 गांठों पर है, तो 10 गांठें हमारी नुकसान हो गया, तो उन पर कितना हो गया, 1,000 रुपए। यानी एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारा टोटल हमारे पास कितना हो गया, 9,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया। कितना हो गया एबनॉर्मल लॉस, 9,000 रुपए का। तो यहां पर आप देख लीजिए 9,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। इधर 10,000 रुपए कंसाइनर के खर्चे हो रहे हैं, 2,000 रुपए सत्यम कंसाइनी ने खर्चे किए, वो हमने दिखा दीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक बचा नहीं, क्योंकि 100 गांठें थी, 100 में से 10 का नुकसान हो गया, 90 बेच दी उसने। तो क्लोजिंग स्टॉक, जिसको स्टॉक विद एजेंट कहते हैं, वो हमारे पास बचा नहीं। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास कंसाइनमेंट पे, वो टोटल हो गया 52,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर हमारा देख लीजिए मार्ग में चोरी गई गांठों की असामान्य हानि की गणना। तो 10 गांठों का लागत मूल्य कितना आ रहा है, 10 × 800 यानी 8,000 रुपए। और प्रेषक के खर्चों में हिस्सा 10,000 × 10/100 यानी 1,000 रुपए। और टोटल ऐसे एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना हो गया, 9,000 रुपए। बिना बिके स्टॉक का मूल्यांकन, आपको पता है कि कुल गांठें कितनी थी, 100 में से 10 का एबनॉर्मल लॉस हो गया और 90 गांठें बची, तो 90 को बेच दिया उन्होंने। कितने में बेच दिया, आप देख लीजिए, 1,35,000 में बेचा था। तो अब क्लोजिंग स्टॉक तो कोई बचा ही नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, देख लो, नेट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 52,000 रुपए। किसको नेट प्रॉफिट हुआ है, ये कंसाइनर को हुआ है। कंसाइनर किसको हुआ है, कंसाइनर। और कंसाइनर कौन है, महादेव। तो ये आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हमें ध्यान रखना है। मित्रों, ये राजस्थान बोर्ड 13 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था और इसमें 19 तक प्रश्न मैं आपके सामने सोल्व कर चुका हूं। अब आगे के जो प्रश्न होंगे, वो प्रश्न नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप इनको देखिए और समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके राजस्थान बोर्ड के स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत स्कोरिंग है और उसी के बेस पर मेरिट बनती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, 100% मार्क्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।